नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का, सभी अभ्यर्थियों का हमारे प्लेटफॉर्म रियल स्टडी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम जैसे ही विज्ञापन आया, पूरे में अभ्यर्थियों में हलचल मच गई, पूरा तूफान सा आ गया। किसकी तैयारी करें? रीट वाला आ गया, पात्रता की करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें। इसके लिए मैंने किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया अच्छे से, वो आप जाके उत्तम पाठशाला पर देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड से संबंधित पूरा कोर्स हमारा निःशुल्क चल रहा है, वो उत्तम पाठशाला चैनल पर चल रहा है। रीट से संबंधित सेकंड ग्रेड के बारे में अभी हम सोच रहे हैं, चलेगा तो आपको अवगत करा देंगे, दोनों चैनलों पर आपको बता दिया जाएगा। रीट के लिए पूरा का पूरा सिलेबस, एमसीक्यूज आपको बिल्कुल निःशुल्क इसी प्लेटफॉर्म पर रियल स्टडी पर आप सभी को करवाया जाएगा। अभी आज पूरा शेड्यूल वगैरह बना दें और फिर रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी। ठीक है, तरकीब से आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आपको पहले एक शेड्यूल बना के बता दिया जाएगा, फिर साथ में कौन सी बुक करनी है, उसके अलावा ये वीडियो देखने के साथ साथ ये एमसीक्यूज हल करनी है। सारी जानकारी आज आपको दे दी जाएगी, आज या कल में। अब अपन स्कूल यात्रा से संबंधित इस विज्ञापन के बारे में बात कर लेते हैं, बड़ा बड़ा। लेकिन दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है। अभी ये मत देखो कितनी सीटें आई, मैंने पहले ही कहा था, एक वीडियो बनाया था उत्तम पाठशाला पर, उस चैनल पर आप जाके देख सकते हो। मैंने अभ्यर्थना के बारे में सब बताया था और मैंने कहा था अगर चुनाव से पहले चुनाव के दबाव में भर्ती निकाली गई तो 2000 से 2400 के बीच पद है, जो वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है, उतने पे ही भर्ती आएगी। और डीपीसी वगैरह हो जाती है, 3-4 महीने का टाइम और लगेगा, तो फिर आपको बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो अभी भी इसमें विज्ञापन में अपन देखें, आज अपना टॉपिक है स्कूल योग्यता भर्ती विज्ञप्ति जानकारी। एग्जाम कब होगा? एग्जाम का मैं आपको पहले ही बता दूं, बार बार आप यही जानना चाहते हो एग्जाम कब होगा। जुलाई से पहले नहीं होगा। अब इसका लोग अर्थ लगाते हैं, आपने तो जुलाई बता दिया, मैंने जुलाई नहीं बताया, मैंने ये बताया आपको कि जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगा। इसका मतलब नवंबर में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, लेकिन जुलाई से पहले नहीं होगा। इसका मतलब तो एमए अंतिम वर्ष में है या बीएड अंतिम वर्ष में है, वो फार्म अप्लाई कर दे। इसके अलावा भी अगर फर्स्ट ईयर में वगैरह में है, बीएड में, एमए में, वो भी फार्म आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनको क्या है, जैसे ही परीक्षा होगी उससे पहले आपको प्रत्यारित करने के लिए बोला जाएगा, विड्रॉल करने के लिए। तब आप वो फार्म, अगर आप योग्य नहीं होते उसके लिए, तो आपको वापस लेना है। एक अनुमत संशोधन तिथि आपको दी जाएगी कि अपना आप योग्य नहीं हो तो फार्म वापस ले ले, या इसमें त्रुटि सुधार कर ले, तब आपको वो वापस ले लेना है। तो फर्स्ट ईयर एमए और फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट वर्ष में है, तो वो योग्य नहीं हो तब, तो उसके लिए अलग आपसे तारीख दे दी जाएगी, वो भी भर सकते हैं। लेकिन जो अंतिम वर्ष में है बीएड में और फर्स्ट ग्रेड में, वो फार्म भर सकते हैं। अब अपन विज्ञापन के माध्यम से एक जानकारी जुटाएंगे, तो जुलाई से पहले एग्जाम नहीं हो। अब विज्ञापन के माध्यम से अपन देखते हैं कितने पदों के लिए भर्ती आई है। 24 विषयों में, 24 विषयों में 2202 पद, 2202 पदों के लिए भर्ती आई है। कम नहीं है पद अपने आप में। तैयारी करने वाला है ना, जो ऐसे दिखावा करने वाले दिखावे करते रहेंगे, तैयारी करने वाला अपना मौन रह के अपने खुद पे विश्वास रखते हुए एक सिलेक्टेड मैटर को सिलेक्ट करते हुए उस सिलेक्टेड मैटर को पढ़ते हुए आगे बढ़ता रहेगा, और लास्ट में जब परिणाम आएगा उनके, क्योंकि जो हमारा भविष्य है और उस टाइम वो वर्तमान काल होगा, वर्तमान होगा कि अपना वर्तमान क्या है, ये फर्स्ट ग्रेड बन गया तो वो वर्तमान है, तो वो वर्तमान है, वो भूतकाल के कारण होता है कि भूतकाल में आपने कितना इन्वेस्ट किया खुद पे, खुद को कितना इंप्रूवमेंट किया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मेरे साथ का कांस्टेबल, मैं भी 3rd रैंक से सिलेक्ट हुआ, आल राजस्थान। मेरे साथ का एक साथी है, वो भी पुलिस में था, बाद में उसी ने मेरी तरह ही बीएड की थी, और आल राजस्थान राजस्थानी में केवल 6 सीटें आई थी। आल राजस्थान टॉपर है, वो पहली रैंक है उसकी, पेपर भी बिके, सब कुछ हुआ, फिर भी देखो टॉपर होने वाले टॉपर बनते ही रहेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है मैं डीयू में पढ़ा हूँ, कोई जेएनयू में पढ़ा हूँ, ठीक है भी पढ़ा है, हो सकता है उन्होंने इंप्रूवमेंट किया तो वो भी सिलेक्ट होंगे, हम सिलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन आप भी, अगर विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है, खुद पे विश्वास है, तो आप भी इन पदों में सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन मेरी जहां तक संभावना है, इनके लिए विज्ञापन अलग से दोबारा आएगा, बाद में सीटें बढ़ाई जाएगी। जैसे बीजेपी सरकार में वसुंधरा जी ने सेकंड ग्रेड की डबल कर दी थी भर्ती, तो फिर आपको अलग से ये लाइन इसीलिए लिखी गई है, पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो पदों में निश्चित रूप से ये दबाव में निकाली गई है, तो पदों में कमी या वृद्धि होगी, और नहीं तो एक अलग से अच्छी भर्ती आएगी फर्स्ट ग्रेड। तो ये दिमाग से निकाल देना है आपको।
2202 सीटों के लिए लड़ना है और इस हिसाब से लड़ना है एक योद्धा की तरह। योद्धा कभी ये नहीं देखता कि रिजल्ट क्या आने वाला है। ये इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब ये सीटें तो आपके सामने है, इसमें मेन है ना ये बैकलॉग। बैकलॉग की चीजें हैं, अपन देख रहे हैं बैकलॉग। बैकलॉग अब सीटें जैसे पॉलिटिकल की सीटें तो आई 225, सीट आई 225, लेकिन इसमें एससी की 38 और एसटी की 72 सीटें। ये बैकलॉग की सीटें। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था इन्होंने योग्यता कंप्लीट नहीं की, इन्होंने जो न्यूनतम दायरा था, हाँ न्यूनतम जो दायरा था ना वो इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। जैसे 35% SC ST के लिए 35% अंक अर्जित नहीं किए, इसके कारण जो सीटें रिक्त रह गई तो 3 वर्षों की भर्ती तक, मतलब 3 भर्तियों तक उनको मिलेगा और फिर भी सीट खाली रह जाती है तो फिर वो सामान्य प्रक्रिया से भरी जाएगी। ये है इसमें तो सीटें जो योग्यता पूरी नहीं कर पाता है कैटेगरी का है वो, उसमें सीटें खाली रह जाती है तो वो सीटें बाद में अगली भर्ती में बैकलॉग के रूप में निकाली जाती है। ये बैकलॉग। अब ये बैकलॉग द्वारा ये भर्तियां बैकलॉग के अपन देख रहे हैं ना अलग अलग, तो ये है। जैसे इसमें अपन पॉलिटिकल की बात करें, ये देखो पॉलिटिकल, पॉलिटिकल की बात करें 225 सीटें, लेकिन एससी के लिए 38, एसटी के लिए 72 सीट। ये बैकलॉग की सीटें। इन लोगों ने न्यूनतम, अब कह देते हो आप सेकंड ग्रेड में सीटें खाली रही थी, अब पूछे ना तो मैं तो बहुत हर्ट आया था, क्योंकि आपके लिए अलग से आया था क्या, जो सिलेक्ट हुए उनके लिए अलग से आया था क्या। अब ये सीटें खाली रही, 1156 पॉलिटिकल में पद थे, 1300 सारे पास हुए, उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी थी, तो फिर इनकी सीटें खाली रह गई, वो सीटें बैकलॉग के रूप में निकाली गई है। ठीक है, तो बैकलॉग आपके क्लियर हो गया। अब अपन विज्ञापन आप खुद देख सकते हो, मेन मेन इन बिंदुओं पर अपन बात करेंगे। ठीक है, सीटें आप खुद देख लेना। ये अलग अलग कैटेगरी की फुल फॉर्म दी हुई है, एसटी क्या होता है, एससी क्या होता है, देख लेना आप। इसमें अलग अलग छूट के बारे में दे रखी है। ये देखो आप बैकलॉग की क्या होती है, बैकलॉग में ये स्पष्ट बता रखा है कि अधिसूचना दिनांक इतने को वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र अथवा समाप्ति के पश्चात उपयुक्त अभ्यर्थी पश्चात ऐसी अगणित कई की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी। यदि किसी नहीं वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष की इस रोस्टर के अनुसार ये सारा आपको समझा रखा है। ठीक है ना, एडब्ल्यूएस में अगर उपयुक्त नहीं है होने पर उनको नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। ये आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। ठीक है, ये अलग अलग दे रखी है। अब 3 साल तक, 3 वर्षों, भर्ती वर्ष 3, ठीक है, मतलब 3 भर्तियों तक। बाद में जो सीटें फिर भी रिक्त रह जाती है तो उनको फिर सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। ये दे रखा है इसमें। अपन मेन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता, योग्यता अनुभव आयु इत्यादि होने पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लेकिन अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन, बाद में आपको अलग से मौका दिया जाएगा। तब आपको फार्म, अगर आप योग्यता कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको विकल्प वापस दिया जाएगा और आपको अपना फार्म विड्रॉल करना पड़ेगा, आपको प्रत्याहरित करना पड़ेगा अपना फार्म, अगर योग्यता कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो बाद में आपको अलग से ये किया जाएगा। गलत सूचना देते हो तो फिर आपके साथ गड़बड़ हो रहा है। शैक्षणिक योग्यता,
अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने का पात्र है। बीएड सेकंड वर्ष में और एमए सेकंड वर्ष में आवेदन किया है या आवेदन करने वाला है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, वो फॉर्म भरने के लिए योग्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पे ग्रेड वगैरह बहुत अच्छा है, फर्स्ट ग्रेड कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आयु सीमा 1/1/2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। न्यूनतम 21 वर्ष 1/1/2025 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। लेकिन 23 से 25 के बीच भर्ती नहीं आई, 25 के बीच भर्ती नहीं आई, 23 से 25 के बीच भर्ती नहीं आई तो 1 साल की छूट दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट, 1 वर्ष की छूट दी गई है, मतलब 41 साल तक, 41 साल तक। और उसके अलावा कॉलम 4, कॉलम संख्या, क्रम संख्या, पद क्रम संख्या 4 में है राजस्थानी, इनको 3 वर्ष की छूट दी गई, इनको 3 वर्ष की छूट दी गई है, इनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। अलग विशिष्ट श्रेणियां, इनके लिए अपन बात कर लेते हैं एक बार। इसमें देखो तो जनरल के पुरुष है उनके लिए है वो 41 वर्ष। ठीक है, उनके लिए कितनी है, 41 वर्ष। उनके अलावा जो SC ST OBC EWS है उन पुरुषों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। और इन्हीं पुरुषों को जिनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, इन्हीं वर्ग में जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, SC ST OBC EWS में जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है, 10 वर्ष की छूट दी गई है। इनके अलावा सामान्य अनारक्षित वर्ग की, आरक्षित वर्ग नहीं है, सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको भी अलग से 5 वर्ष की छूट दी गई है, 40 + 5 46 वर्ष तक। जनरल की जो महिला है उनको अलग से 5 वर्ष की छूट दी गई है। पुरुष को केवल 1 वर्ष की छूट है, वो ही है 41 वर्ष। लेकिन महिला है जो सामान्य वर्ग की महिला है उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा और इनके लिए है ना, विधवा और परित्यक्ता, इनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, इनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। इनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 50 वर्ष तक, भूतपूर्व सैनिक को क्या 10 वर्ष की छूट दी गई है। लेकिन बाद में अगर उनका कोई अनुभव वगैरह चल रहा है तो 55 वर्ष तक, 55 वर्ष तक भूतपूर्व सैनिक है वो 55 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ये लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद सरकारी कर्मचारी है, नियुक्ति तिथि जब आपकी फर्स्ट ग्रेड की नियुक्ति होगी उससे नियुक्ति तिथि तक 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 60 वर्ष तक छूट है सरकारी कर्मचारी को, 60 वर्ष तक छूट है सरकारी कर्मचारी को, 60 वर्ष तक। नियुक्ति तिथि से जब आपकी नियुक्ति होगी उससे उम्र है आपकी 60 से कम होनी चाहिए, लेकिन 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो एक कर्मचारी की आयु होती है ना वो आपको छूट दे रखी है। अब अपन और बात कर लेते हैं, इस पे परसेंटेज वगैरह की भी बात कर लेते हैं, कर लेते हैं। कौन सी चीजों की दिखाई को नेड़ूंगा तुरंत दिखाऊंगा। ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, दिनांक इतने इतने अनुसार आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण लिया है और किसी आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त अगर आपने कोई छूट ली है तो आप सामान्य वर्ग में नहीं जा सकते। आप है वो सामान्य एन आरक्षित अनारक्षित रिक्तियों के प्रति निर्धारित विचारित नहीं किया जाएगा, मतलब सामान्य वर्ग में नहीं जा सकते। आपने शुल्क के अलावा, शुल्क में आप छूट ले सकते हो, आप किसी कैटेगरी में जिसमें तो छूट वाले ओबीसी SC ST है वो जनरल में जा सकता है, लेकिन अलग इसके अलावा आपने आयु सीमा वगैरह उनमें छूट ली है तो फिर आप आरक्षित वर्ग में ही जाओगे, अपना जो वर्ग है उस वर्ग में जाओगे, आपको सामान्य में विचारित नहीं किया जाएगा, कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये चीजें स्पष्ट लिख रखी है।
चयन प्रक्रिया वही पेपर वाला, सेम पेपर का वही सिस्टम है। परीक्षा योजना वो सेम ही है, वही 150 क्वेश्चन, 150 नंबर फर्स्ट में, 75 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन सेकंड में, वही सेम है। बस अंतर इतना है कि साइकोलॉजी में 2 इकाई है, वो फर्स्ट पेपर में जोड़ दी गई है। 5-7 क्वेश्चन ज्योग्राफी, पिछली बार 9 क्वेश्चन आए थे, उनकी जगह 5 क्वेश्चन वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और वहां पे 20 से 25 के बीच या 20 से 30 के बीच आपके साइकोलॉजी क्वेश्चन सेकंड पेपर में आएंगे, 3 इकाई से। आईसीटी वगैरह है, पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र है, वो 3 इकाई उसमें, 2 इकाई इसमें जोड़ दी गई है। आरटीई इसमें जोड़ दिया गया फर्स्ट पेपर। आवेदन कब करना है? 5/11/2024 से, 5/11/2024 से 4/12/2024 तक, आपको 12 बजे तक बिना देरी किए हुए आप आवेदन करें। ज्यादा के कई बार साइट वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो टाइम रहते हुए अपना आवेदन कर दें, ठीक है। 1 महीने का टाइम दिया गया है। एक बार आप आराम से मस्त रह के दिवाली मनाइए और अपना टारगेट के हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटजी बढ़िया सी आराम से सोच के रिलैक्स होकर स्ट्रेटजी बनाइए, एक सीमित मैटर। इसके लिए हमने अलग अलग रणनीति के वीडियो भी बना रखे हैं, फर्स्ट पेपर के लिए अलग, सेकंड पेपर पॉलिटिकल के लिए अलग। आपको सारा मैटर आपको उत्तम पाठशाला में मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, ठीक है। रीट से संबंधित सारा मैटर आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और रियल स्टडी पर हमारी जो ऐप है रियल स्टडी का, उस पर इसके लिए 100 दिन का एक शेड्यूल टेस्ट सीरीज भी नाम मात्र के शुल्क में 499 रुपये में 100 दिन का आपको शेड्यूल दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कोई खास नहीं है अपने लिए, ठीक है। जो जो चीजें हैं अपने लिए उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है आप, दोनों पेपर में 40% आपको रखा गया है। दोनों पेपर में 40%, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों में आपको न्यूनतम 40% अंक लाने हैं। दोनों में न्यूनतम 40% अंक लाने हैं, ठीक है। लेकिन छूट किसको दी गई है? SC ST को छूट दी गई है, SC ST को छूट दी गई है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और विशेष योग्यजन, विकलांग वगैरह, विशेष योग्यजन, इतना ही लिखा हुआ है। कुछ बच्चियां पूछ रही थी विधवा परित्यक्ता के बारे में, उनको इसमें छूट नहीं लिख रखी है। SC ST, भूतपूर्व सैनिक और विशेष योग्यजन है, उनको छूट दी गई है, और किसी को छूट नहीं दी गई है। 35% इनके लिए क्या है? 35%। इन सब के लिए कितना है? 35%। न्यूनतम अंक दोनों पेपरों में 35% इनको लाने होंगे, 35% इनको लाने होंगे। और विशेष चीज क्या है देख लेते हैं। वो ही सिस्टम है सारा पेपर के लिए, ये देख लो, ये आपको मैंने बता दिया है। 450 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर 300 मार्क्स का होगा, टोटल 450 हो गए, ठीक है। 3 मार्क्स, सेकंड विल बी 3। 3 घंटे का टाइम होगा सेकंड पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम होगा, 2 घंटे का टाइम होगा। पूरा इसको एनालिसिस आप कर सकते हो। मल्टी चॉइस क्वेश्चन, MCQs, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। हाँ, इनमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो महिला है और वो आरक्षित वर्ग में, अगर अदर स्टेट की है और वहां आरक्षित वर्ग में, तो यहाँ आरक्षित वर्ग में नहीं होगी। कहने का मतलब है जो भी महिला है उसके फादर के आधार पर उसका जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, उसका पति के आधार पर नहीं होगा कि हरियाणा की है, यहाँ पे शादी होगी तो वो OBC में आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अलग कैटेगरी, आरक्षित कैटेगरी है, उसमें वो नहीं आएगी। हाँ, अगर आप यहाँ से आपकी शादी हरियाणा में हो गई है, फिर आप आरक्षित वर्ग में आओगे।
तो भेदभाव किया तो चलो आपको ये ध्यान आ गया। तो अदर स्टेट की जो भी महिलाएं है ना, उसका जाति प्रमाण पत्र वो फादर के आधार पर चलता है, तो वो जनरल में आएगी, ठीक है ना। जहाँ पे जिस लोकल है राज्य का उसका फादर, उसके हिसाब से उसका डिसाइड होगा कि वो कैटेगरी किस वर्ग में, उसी कैटेगरी में आएगी। राजस्थान की जो भी महिला है वो अपने आरक्षित वर्ग में आवेदन कर सकती है। कहीं शादी इधर से इधर राजस्थान में कहीं भी हो जाओ, कोई राजस्थान की है तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वही सिलेबस है वैसे इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी और आरटी दो चीजें इसमें जोड़ी गई है। आरटीई इसमें जोड़ी गई है, ठीक है। 2 इकाई इसमें जोड़ दी गई है, 3 इकाई सेकंड पेपर में, ये आपको ध्यान में रखना है। और कोई चेंजिंग नहीं है, और कोई चेंजिंग नहीं है। सेकंड पेपर में लेवल सेकेंडरी लेवल है, एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है। और इसमें देख लो पेडोगोजी शिक्षा शास्त्र यहीं रख दिया गया है, और टीचिंग लर्निंग वाला यहीं रख दिया गया है, और आईसीटी वाला भी यहीं रख दिया गया। ये सपोर्ट्स वाला है वो तो, और आपके काम का मैटर नहीं है। और देखो आपको बताया था ना, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन उनको अलग से छूट दी है, ठीक है। उनको न्यूनतम उत्तीर्णांक में छूट दी जाएगी। एक तो SC ST को दी जाएगी, SC ST को दी जाएगी, और एक भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन। और देखो भूतपूर्व सैनिक और विशेष योग्यजन लिख रखा है इसमें, विशेष योग्यजन लिख रखा है। अब विधवा परित्यक्ता का इन्होंने स्पष्ट वर्णन नहीं किया है कि विधवा या परित्यक्ता को छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो आपको देखना है। मेरे को नहीं देगा। विशेष योग्यजन में तो इसी तरह का कोई विकलांगता है इसी तरह की, उनके लिए विशेष योग्यजन में दिव्यांग व्यक्ति आते हैं, इसी तरह से वो दिव्यांग हो। ये अपने काम का नहीं है। वही इसमें थोड़ा सा ये ध्यान दे देख लेना आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। अगर आप किसी ऑप्शन को 4 में से नहीं करते हो, आपको पता नहीं है, तो आपको 5वां विकल्प भरना होगा। 5वां विकल्प नहीं भरोगे 10% से अधिक ऐसा पाया जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये जाति प्रमाण पत्र ये आपके लिए ठीक है। जाति प्रमाण पत्र ये महिला के लिए लिख दिया गया है ना, अन्यथा वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। मतलब पिता और माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकार निर्धारित होना चाहिए। तो ये लिख दिया, पति के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो महिला के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो माता पिता की आय के आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र जारी होगा, वो ही मान्य होगा। ये लाइन बाकायदा आपके लिए लिख दी गई है। अब आपको प्रमाण पत्र कब बनाना है? जाति प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पूर्व का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये लिख दिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से, जब आप ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 4 दिसंबर, उससे पहले का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है, किसी कारण से आप नहीं बना पाते हो, तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। उसके लिए आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। उसके लिए लिख रखा है ना, अंतिम तिथि से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, प्रस्तुत नहीं करते हो अंतिम तिथि से पूर्व, अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि क्यों नहीं दे पाया,
और वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था या सूचना गलत पाई जाती है तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये हो गया प्रमाण पत्र के बारे में। ये सरकारी कर्मचारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह है, उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए वो अलग से लिख रखा है तो महिला को, हाँ ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो विधवा है, परित्यक्ता है, उनको भी प्रमाण पत्र उस तारीख से पहले उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो परीक्षा है, परीक्षा से पूर्व आपके पास वो फिर बाद में प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये अलग से लिख रखा है। महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक, विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग या संशोधन करने पर उसे वर्ग या श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अंतिम दिनांक से पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो परित्यक्ता है, विधवा है और बाद में वो कैटेगरी को चेंज करती है, ठीक है ना, तो उनको बाद में शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मैंने शादी कर ली है, तो उसको उस कैटेगरी से अलग माना जाएगा, दूसरी कैटेगरी में उसको समावेशित किया जाएगा, समावेशित। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें स्पष्ट लिख रखी है। आप थोड़ा सा इसे पढ़ोगे ना, सारी चीज समझ में आ जाएगी आपकी। ये हो गई बड़ी बड़ी अपनी बात, लोग वगैरह सब अलग आप देख लोगे। अब हमने क्या पढ़ा, अब हमने ये देखा कि कितने पदों के लिए भर्ती आई है। कितने पदों के लिए भर्ती आई है? 2207 पद आए हैं, 2202 पद, 2202 पद, अलग अलग कैटेगरी आपने देख ली। इसमें बैकलॉग की सीटें आई है। बैकलॉग जो किसी कारण से आप एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाए, न्यूनतम जो अंक थे 35% SC/ST के लिए, वो आप कोटा प्राप्त नहीं पाए, न्यूनतम अंक आपने अर्जित नहीं किए, तो वो आपकी सीटें रिक्त रह गई। वो सीटें अब इस भर्ती में जोड़ दी गई है, 3 भर्तियों तक वो जोड़ी जाएगी। उसके बाद भी वो पद अगर रिक्त रहते हैं तो फिर सामान्य प्रक्रिया से वो भरा जाएगा। ये है बैकलॉग, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में 40% अंक और 40% अंक लाने पड़ेंगे, दोनों में अलग अलग 40% अंक लाने पड़ेंगे आपको। अब छूट है 5% की छूट है, 5% की छूट है, मतलब 35% न्यूनतम अंक किसको लाने पड़ेंगे? SC ST, भूतपूर्व सैनिक और विशेष योग्यजन, 4 ही कैटेगरी लिख रखी है, 4 ही कैटेगरी। विशेष योग्यजन, विधवा और परित्यक्ता के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो आप ध्यान से देख लेना, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई 5% की उनको छूट नहीं दे रखी है। तो विशेष योग्यजन का तो मेरे हिसाब से तो दिव्यांग ही होता है, ठीक है। पेपर में कोई चेंजिंग नहीं है, फर्स्ट पेपर में वही 75 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर वही 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का, मतलब टोटल 450। न्यूनतम तो ये लेने आपको, लेकिन 450 में से फिर आपकी मेरिट डिसाइड होगी, ठीक है। 450 अंक में से आपकी मेरिट डिसाइड होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बस इतना ही किया है सिलेबस में कि साइकोलॉजी की जो 2 इकाई है वो फर्स्ट पेपर में जोड़ दी गई है, 3 इकाई है वो सेकंड पेपर। जाति प्रमाण पत्र के बारे में बता दिया, छूट बता दी। सामान्य वर्ग के लिए 40 1 वर्ष की छूट है, राजस्थानी वालों को 3 वर्ष की छूट है। उसके अलावा हमने महिला तो आरक्षित वर्ग है, SC ST OBC EWS, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट है, और इन्हीं वर्गों के लिए महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 55 साल तक है। तो राजकीय कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनके लिए 60 वर्ष तक, अंतिम तिथि से पहले आपकी 60 वर्ष से नियुक्ति तिथि होगी आपकी, तो उससे पहले आप 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 60 वर्ष तक आपको छूट है। अलग अलग आपने बात कर ली, कैटेगरी की वो भी बात कर ली। और फार्म की बात, जो जाति प्रमाण पत्र है वो अंतिम तिथि से पूर्व, जब आपकी अंतिम तिथि 4 दिसंबर है, तो उससे पहले आपको फार्म भरने से पहले आपको प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक है। 1 साल से ज्यादा पुराना अगर बनवा रखा है तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आप नहीं बनवा पाते हो तो आपको बाद में शपथ पत्र देना पड़ेगा। शपथ पत्र में आप ये देना पड़ेगा कि मैं इस तारीख तक इस कैटेगरी में था, जैसे OBC का है तो मैं नॉन क्रीमिलियर में था। अगर उसके बाद अगर वो प्रूफ सही वो गलत पाया जाता तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, नहीं पाया जाता तो आपको उस कैटेगरी का लाभ मिलेगा।
इसमें यह भी लिख रखा है कि अतिरिक्त शुल्क के अलावा आप शुल्क को छोड़ दो, शुल्क के अतिरिक्त आपने शुल्क में छूट लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुल्क के अलावा अगर आपने एज वगैरह में इनमें छूट लिए तो आपको सामान्य सूची के लिए विचारित नहीं किया जाएगा। सामान्य सूची में सम्मिलित करने पर विचार नहीं किया जाएगा, सामान्य में आप सम्मिलित नहीं हो सकते। ये अपनी बड़ी बड़ी बातें हो गई। अब फर्स्ट पेपर के लिए पूरा का पूरा कोर्स आपको उत्तम पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपको सारा फर्स्ट पेपर है वो फ्री मिल रहा है, और इसके लिए हमने 100 दिन का शेड्यूल टेस्ट सीरीज चलाई है, वो रियल स्टडी ऐप पे आपको मिल रही है। और अभी इसके बारे में और दोबारा मंथन करेंगे अलग से, तो बच्चे उनको तो दोबारा लेने की जरूरत, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उसके लिए हम आज अपन इस पर बातचीत करके हम डिस्कस करके आपको जल्दी बता देंगे। तो ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।